आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2, जिसमें हम जानेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सभी के प्रोमिनेंट फीचर्स के बारे में। आप लोगों ने 10th से पहले ये जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि है क्रस्ट, मेंटल, कोर। लेकिन आज इसको हम अद्भुत तरीके से पढ़ेंगे। वो कैसे, अब हम जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपने अपने हाथ में एक बॉयल्ड एग रखा है, ठीक। बॉयल्ड एग का जो छिलका वाला पार्ट होता है, जिसको हम नहीं खाते, उसको हटा के खाते हैं, उसको वो एक बगल में एक आपने कटोरी में रखा, और दूसरा बचा अब खाने वाला पार्ट, तो उसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। अब 2 भाग में बांटने के बाद अब हम एज्यूम करेंगे जो छिलका वाला पार्ट है वो क्रस्ट है, और जो बीच वाला भाग है वाइट पोर्शन वो मेंटल है, और जो येलोइश पार्ट है वो कोर है। अब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कैसे कि जो अपर पार्ट हमने क्या कहा, क्रस्ट, लोअर मिडिल पार्ट मेंटल, और तीसरा पार्ट जो गोल वाला है कोर है। अब विड्थ के अनुसार देखते हैं किस में ज़्यादा विड्थ होगी, तो सबसे ज़्यादा विड्थ होगी आपकी मेंटल की, क्योंकि वाइट वाला पार्ट देखेंगे आप सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, और जो येलोइश पार्ट है वो उससे कम, और जो सफ़ेद वाला ऊपर लेयर है जो छिलके के रूप में हम हटा देते हैं वो हमारा क्रस्ट है, तो वो कम वॉल्यूम प्लस कम विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। इन सारी चीज़ों से हमें इतना चीज़ पता चल गया, यानी कुछ ज्ञान अंडे से हमें अर्जित हो गया। अभी कोरोना वायरस आउटब्रेक पेंडेमिक है और घर से बाहर नहीं निकल सकते, इस वजह से मैं अंडा लाने में असमर्थ हूँ। नहीं आपको करके दिखाता तो आपको ज़्यादा मज़े आते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं एक एक फीचर्स को। पहले हम क्रस्ट पे आएंगे, क्रस्ट के प्रोमिनेंट फीचर्स को जानेंगे। क्रस्ट, पहले हम क्रस्ट के बारे में जानते हैं, लोकेशन क्या है इसका और कि इसका कितना एक्सटेंशन है। क्रस्ट का जो लोकेशन है वो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अपर पार्ट को ही क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को बेसिकली हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक है कंटिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट जिसपे हम अभी सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसपे हम अभी रह रहे हैं, वो कंटिनेंटल क्रस्ट होगा, और ओशनिक क्रस्ट जो समुद्र के धरातली यानी कि सी फ्लोर जो हुआ वो ओशनिक क्रस्ट हुआ। सी फ्लोर वो ओशनिक क्रस्ट नीचे है, ओशनिक क्रस्ट नीचे हो, उसका कारण क्या है, ड्यू टू हाई डेंसिटी। अब जैसे आपने देखा होगा पानी में एक तरफ लकड़ी डाल दे, एक तरफ लोहा डाल दे, तो लोहा डूब जाएगा। इसका कारण क्या है कि वह उसकी डेंसिटी अधिक है इन कंपैरिजन टू लकड़ी, तो लकड़ी तैर रहा है। उसी प्रकार कंटिनेंटल सरफेस उसकी डेंसिटी कम है तो वह ऊपर है, और हम वहीं पे लोहा उसकी डेंसिटी अधिक है तो वह नीचे है। उसी प्रकार सी फ्लोर की डेंसिटी अधिक है तो वह नीचे है। ये हुआ। अब हम समझते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के दोनों के फीचर्स पे। अब फीचर जानने से पहले हम जान ले एक एक करके कि एवरेज थिकनेस क्या है ओशनिक क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है 7 किलोमीटर्स, और वहीं कंटिनेंटल क्रस्ट की है 20 to 70 किलोमीटर्स। अगर 7 किलोमीटर्स है, इसका कारण क्या है, वो क्योंकि वह नीचे है तो वो उतना एरिया जो कंटिनेंटल सरफेस है उससे कम होगा ओशनिक सरफेस का। दूसरा है साइज्मिक वेव। साइज्मिक वेव जो है, यहाँ पे स्पीड जो है साइज्मिक वेव की 7 किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर सेकेंड है कंटिनेंटल क्रस्ट पे। इसका कारण आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी। इससे हमें क्या पता चला, 7 किलोमीटर से और इसका 6 किलोमीटर, यानी कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वह कम डेंसिटी वाले रॉक से बनी है, और ओशनिक क्रस्ट है वह कंटिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी वाले रॉक से बनी है। इससे हमें यह पता चला जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतनी ही ज़्यादा पी वेव और साइज्मिक वेव की स्पीड और वेलोसिटी अधिक होगी। अब हमने इससे जाना 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर पर सेकंड पे ज्योग्राफर और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि हर एक पदार्थ को चेक करेंगे कि वह 7 किलोमीटर पर सेकंड के फोर्स के साथ कि कौन से पदार्थ में जा रहा है, तो उससे उस पदार्थ का नाम निकल जाएगा और उस रॉक का नाम निकल जाएगा।
तो रॉक पता चला कि अगर हम ओशियन फ्लोर, ये तो हम ओशियनिक फ्लोर और कंटिनेंटल सरफेस पे देख रहे हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ से पत्थर और हर एक चीज़ उठा के देख सकते हैं। लेकिन जब इंटीरियर की बात आ जाती है तो वह रैंडम, वो किस धातु का बना है इसको जानने के लिए उन्हें सैंपलिंग को वो प्रत्येक रॉक को चेक करना पड़ता है उसी स्पीड के साथ कि उसके साथ ट्रैवल कर रहा है कि नहीं। इसलिए अब कंटिनेंटल सरफेस की है तो वो हमें आसानी से मिल जाता है रॉक। तो डेंसिटी इसकी हो जाएगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वहीं इसकी हो जाएगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें पता चल गया, क्योंकि कंटिनेंटल की कम है तो स्पीड भी कम है और डेंसिटी अधिक है तो स्पीड भी अधिक है। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यदि डेंसिटी अधिक तो वेलोसिटी भी अधिक, डेंसिटी कम तो वेलोसिटी भी साइज्मिक वेव की कम। और ये किस चीज़ से बना है वो जानते, ये बना है गैब्रॉन और ऊपर में बेसाल्ट से बना है, और जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो गैब्रॉन से बना मिलेगा। दो प्रकार के रॉक हैं। और कंटिनेंटल सरफेस जो बना है वो ग्रेनाइट से बना है और दूसरा प्लूटोनिक रॉक से बना है। ये हमने कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स देखे दोनों के। और क्रस्ट और मेंटल को बांटने के लिए एक बाउंड्री है जिसको हम मोहोरोवेसिक एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहोरोवेसिक जो है, इसकी डिसकंटिन्यूटी की खोज करने वाले यूगोस्लावियन सिस्मोलॉजिस्ट हैं एंद्रिजा मोहोरोवेसिक, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है। और डिसकंटिन्यूटी क्यों देखने को मिलती है? डिसकंटिन्यूटी इस वजह से देखने को मिलती है ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी, ड्यू टू सर्कमवेंट फोर्स और ड्यू टू मटेरियल चेंज। ये दो कारण हो सकते हैं हमें ट्रांजिशन और हमें डिसकंटिन्यूटी मिलने के। अब हम अपना दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे लेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन जो माना जाता है वह है मेंटल। ये चार्ट आप जब प्रश्न आए तो ये चार्ट अवश्य बनाएं, जिससे कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो जाएगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगी। ये कुछ की पॉइंट्स है, इसके आधार पे हम मेंटल के बारे में पता लगाएंगे। पहला है, अगर मेंटल के फीचर्स को पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले उसको कुछ भागों में बांट लेना है। पहले किसी के भी बारे में पूछा जाए, या क्रस्ट, मेंटल कोर, तो पहले लेयर का लोकेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो किस किस चीज़ से बना है, तीसरा फीचर्स क्या है, और चौथा एस और पी वेव्स उसका कैसा फ्लो है, उसमें बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, और डिफरेंस क्या है अगर आउटर लेयर और इनर कोर में पूछा जाए। आउटर मेंटल और इनर मेंटल में कहा जाए कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में। ठीक इसी प्रकार हम बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग का पहला है लेयर का लोकेशन। तो हम लोकेशन पे बात करें, लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन है जस्ट बिलो क्रस्ट और मोहोरोवेसिक बाउंड्री। मोहोरोवेसिक बाउंड्री के जस्ट नीचे का जो लेयर होगा वो हो जाएगा हमारा मेंटल, अपर मेंटल। मेंटल की शुरुआत हो जाएगी। मेंटल की शुरुआत, अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया कंपोजिशन। वो क्या चीज़ से बना है, हमने क्रस्ट का बताना भूल गया था। वो बना रहता है सियाल का, और ये बना है सीमा, SIMA, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसमें और बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड्स हो गया। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ आप लोग को मिलने को मिलेगा। मेनली जो कंपोजिशन है सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है वो सीमा का है, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। लेकिन उसमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं FeO, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड SiO2, यानी कि ये सारे मेनली कंपाउंड दिए गए हैं। पी दयाल, जब आप बुक प्रिफर करेंगे या पढ़ेंगे कभी मौका मिला तो आपको ये सारे चीज़ें दी गई होंगी उस बुक में। मेनली फीचर्स क्या हैं, अब इस मेंटल के फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कि इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर होता क्या है?
लिथो, लिथोस्फीयर ग्रीक भाषा से निकला है, लिथो प्लस स्फीयर। लिथो जो है ग्रीक में इसको कहते हैं लिथोस। लिथोस मतलब होता है स्टोन और स्फीयर है ग्लोब। ये कहने का मतलब लिथोस्फीयर बनता कैसे है, अपर क्रस्ट यानी कि सॉरी क्रस्ट प्लस मेंटल, अपर मेंटल दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा लिथोस्फीयर तैयार हो जाएगा। लिथोस्फीयर अगर ओशन के बीनीथ में देखेंगे तो इसकी लोकेशन होगी 70 किलोमीटर्स। वहीं पे अगर हम कंटिनेंटल बीनीथ पे देखेंगे यानी कंटिनेंट के नीचे देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन होगा 120 टू 125 किलोमीटर्स के नीचे लिथोस्फीयर। उसकी जो परत होगी 125 किलोमीटर्स तक जो परत होगी ऊपर से पृथ्वी के क्रस्ट से मेंटल तक की, उसको लिथोस्फीयर कहेंगे। यानी कि 125 किलोमीटर्स की वृत्त को हम लिथोस्फीयर कहेंगे। यह है कंटिनेंटल का और यह है ओशनिक। ओशनिक में 70 किलोमीटर के वृत्त को हम कहेंगे लिथोस्फीयर। इतनी जो वृत्त होगी उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। अब दूसरा हमारा आता है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर में एस्थीनो का मतलब ही होता है वीक। एस्थीनोस्फीयर में बेसिकली लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है इसको और लो ट्रांजिशन जोन। इसमें जो है ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स टू 125 किलोमीटर्स के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें साइज्मिक वेव यानी कि जो वेव की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज मिलेगी। अगर वेव की वेलोसिटी डिक्रीज मिली तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ मटेरियल में कुछ चेंज है, यानी कि उसका मैटर कुछ अलग है सॉलिड पार्ट से। इससे हमें ये पता चलता है एस्थेनोस्फीयर बेसिकली मोल्टेन स्टेट में सेमी मोल्टेन स्टेट में, जिसके कारण यहाँ पे साइज्मिक वेव की वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। एस्थेनोस्फीयर के दो फायदे हैं। एस्थेनोस्फीयर के बेसिकली हमें दो फायदे देखने को मिलेंगे। एक है हमारा कि यहाँ से ही मैग्मा जनरेट होगा, मैग्मा जनरेशन यहीं से होगा। और दूसरा हमारा है ये लिटिल स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है और ये सेमी लिक्विड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ये दो इसके मेन फंक्शन कह लीजिए या मेन इसके फायदे कह लीजिए, ये दो हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का जो सरफेस है वो सॉलिड स्टेट में है और उसके नीचे का जो सरफेस है वो जो है वो भी सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों हुआ कि एस्थेनोस्फीयर लिक्विड स्टेट में है, बाकी दोनों सॉलिड में। एस्थेनोस्फीयर के लिक्विड होने का कारण क्योंकि इस टेम्परेचर मतलब कि इस विड्थ में यानी 125 के आसपास के विड्थ में आते आते 70 से 125 जो टेम्परेचर हो जाता है हमारे अर्थ का, वो हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 11,000 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार यदि सैंड सिल्ट कुछ भी हो उस स्टेट में वह उस टेम्परेचर पे वह मोल्टेन स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस कारण ये जो है इस कारणवश जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो सेमी मोल्टेन स्टेट में है। कुछ वैज्ञानिक और कुछ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का मानना है, जब अर्थ जियोलॉजी फिजिकल रिवील में आप पढ़ेंगे, एक किताब है उसमें बतलाया गया कि कुछ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट मानते हैं और जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई एस्थेनोस्फीयर है ही नहीं। अगर एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड स्टेट में है, ये देखिए ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर। अगर एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड स्टेट में है और ऊपर का पार्ट सॉलिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड पार्ट है ये मोल्टेन स्टेट पे तैर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है। सेमी लिक्विड स्टेट में जो अपर पार्ट है इसके वो तैर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद हमारा दूसरा है पी वेव एंड एस वेव। अगला फीचर है पी वेव एंड एस वेव। पी वेव जो है एस वेव जो है वो जब एस्थेनोस्फीयर और ट्रांजिशन फेज से आगे निकल जाएगी उसके बाद उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका यह मतलब हुआ कि वह डेंसिटी वहाँ की बढ़ती जा रही है। डेंसिटी बढ़ती जाएगी
तो एस वेव की वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। वहीं पी वेव का क्या होगा, जब ट्रांजिशन जोन होगा तो उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एस वेव में जो है एस वेव की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एस वेव तो लिक्विड में चल नहीं सकता, तो एस्थेनोस्फीयर को पार कैसे कर गया वो। तो इसका कारण है कि एस्थेनोस्फीयर एक सेमी लिक्विड स्टेट में है, इस वजह से वह पार करने में सक्षम हो पाया। उसकी वेलोसिटी में बहुत कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वह पार करने में सक्षम हो जाता है। ये हमने एस वेव और पी वेव के फीचर से समझा। अब बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं। एक बाउंड्री है जो कोर और मेंटल को जोड़ती है, जिसको हम कोर मेंटल बाउंड्री और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसको कहते हैं, जो कोर और मेंटल को, जहाँ पे ये होगा आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और जो मेंटल और क्रस्ट को जोड़ने बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी, और जो कोर और मेंटल को जोड़े उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब हमारा अगला है डिफरेंस बिटवीन आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। आउटर मेंटल जो है उसमें आपको साइज्मिक वेव जो है वो बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन आउटर मेंटल में, और इनर मेंटल में आउटर मेंटल में धीरे चलेगा, और जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे जो साइज्मिक वेव है वो बहुत तेजी से चलता जाएगा। ये पहला। दूसरा कंपोजिशन, यानी कि ऊपर जो है डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू नीचे, मतलब कि इनर मेंटल में डेंसिटी अधिक हो जाएगी इन कंपैरिजन टू आउटर वन। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वही जो रॉक है, अगर उस पर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो वो रॉक कन्वर्ट होकर दूसरा मटेरियल फॉर्म में ले लेगी। जैसे कि ओलेवाइन रॉक जो है वो अपर मेंटल में होगा, लेकिन जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वह चेंज हो जाएगा अपने स्टेट से ओवे स्काइट में, यानी कि रॉक के फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। वही चीज़ ऊपर है, बट प्रेशर के कारण उसके मटेरियल में चेंज आ जाता है। और जो फिजिकल और केमिकल भी चेंज भी आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। अब हम ये सारे पॉइंट पे डिस्कस कर लिए। अब इसके अदर पॉइंट पे आते हैं जो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अदर पॉइंट फीचर्स में आते हैं। अदर फीचर में आप जानेंगे जो पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का 80% वॉल्यूम जो है वह मेंटल कवर करता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगले जो संरचना है सबसे निचली लोअर की तरफ, निचले आंतरिक संरचना की तरफ चलते हैं, जो कि है कोर। अब हम कोर पढ़ेंगे। अब हम सीधे रुक करते हैं कोर की तरफ। कोर को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांट सकते हैं, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। इनर कोर के लोकेशन पे अब लोकेशन पे आते हैं। लेयर की लोकेशन क्या है? लेयर की लोकेशन ठीक नीचे मेंटल के, जो कि 2885 किलोमीटर के नीचे जो लेयर पाया जाएगा वो कोर, वहाँ से शुरुआत हो जाता है। कुछ कुछ किताबों में 2900 किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट है 2885 किलोमीटर। अब हम उसके कंपोजिशन पे आ जाते हैं। कंपोजिशन जो है इसका है नीफे यानी कि निकल एवं फेरस। ये दो मेन कंपोजिशन है इसके, नीफे यानी निकल और फेरस। तीसरे फैक्ट और फिगर पे आ जाते हैं, फैक्ट और फीचर्स पे आ जाते हैं। फैक्ट ये है, फैक्ट और फीचर्स पे आ जाते हैं, जिसमें एक फीचर ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जहाँ बनता है, सबसे 90% जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो कोर में ही होता है। ये हमारा फीचर है। अब एस और पी वेव्स का कैसी वेलोसिटी होगी, कैसा मूवमेंट होगा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। एस वेव जो है वह आउटर कोर में तो नहीं आ पाएगी, आउटर कोर में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन इनर कोर में आ जाएगी, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है वह सॉलिड स्टेट में है। अब बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। बाउंड्रीज एक हैं कोर मेंटल बाउंड्रीज, जिसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, जिसको खोजने वाले अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट गुटेनबर्ग थे। अब इनर कोर और आउटर कोर के बीच में डिफरेंस की बात आ जाती है। तो इनर कोर जो है वह
सॉलिड स्टेट में है और जो आउटर कोर है वह लिक्विड स्टेट में है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यह है कि आउटर कोर में एस वेव नहीं जा सकती और इनर कोर में एस वेव जा सकती है। तीसरा डिफरेंस डेंसिटी का। चौथा डिफरेंस टेम्परेचर का। जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन लाजमी होगा कि हमने बतलाया कि 1100 डिग्री सेल्सियस में प्रत्येक चीज़ पिघल जाता है। अब कंसेप्ट आ जाए, 1100 डिग्री पे प्रत्येक चीज़ पिघल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर है हमारा आउटर कोर का, वो लिक्विड स्टेट में भी है, लेकिन वही उससे ज़्यादा टेम्परेचर है इनर कोर का, वो सॉलिड स्टेट में है। तो कारण क्या है कि वो ऊपर वाला लिक्विड स्टेट में है और नीचे वाला उससे ज़्यादा टेम्परेचर का है, फिर भी सॉलिड स्टेट में। अब हमें रीज़न जानना है, कॉज क्या है। एक तो कॉज है कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि सॉलिड का आप वो देखें, फीचर देखें, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, ठीक है, और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, ये भी तथ्य है। अब कैसे रिलेशन हुआ कि आउटर कोर आपका लिक्विड में है और इनर कोर सॉलिड में है, जबकि टेम्परेचर इनर कोर का अत्यधिक है आउटर कोर से, हमें ये समझना। तो इसका कारण है कि जो चीज़ एक बार सॉलिड बन गई वो सॉलिड ही रहेंगी। मतलब कहने का है कि इनर कोर में फैलाव के लिए हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं होगा, तभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन वहीं पे आउटर कोर में फैलाव के लिए स्पेस होगा, तभी वो पिघल गया और वो लिक्विड स्टेट में है। अब फैलाव के लिए क्यों जगह नहीं होगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड जो है वो ज़्यादा मांगता है और उतना स्पेस नीचे नहीं है, इनर कोर में स्पेस नहीं है, इस वजह से वह सॉलिड स्टेट में ही रखा है। दूसरा, जो ऊपर का सरकमवेंट लोड है वह अत्यधिक पड़ता है आपके इनर कोर पे, उसके कारण स्पेस तो है वो और कम हो जाएगा। लिक्विड मांगता है मोर स्पेस, यानी कि स्पेस अधिक होनी चाहिए, लेकिन कोर के पास स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, इस कारण से वो सॉलिड स्टेट में और अपर लेयर जो है उसका लिक्विड स्टेट में है। ये मेन कॉजेज है। अब रेडियस पे आ जाते हैं कि कैसा कैसा रेडियस है। इनर कोर फैला हुआ है 2250 किलोमीटर्स में और आउटर कोर जो फैला है वो 2270 किलोमीटर में, और टेम्परेचर जो है इसका 5000 डिग्री सेल्सियस है, और जो डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ किताब में 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में ये 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको क्रस्ट, मेंटल कोर तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। मैं फिर से एक रिपीट करता हूँ, आप एक बुक जरूर देखिए, लाइब्रेरी जेनेसिस वेबसाइट पे मिलेगी, द अर्थ डायनेमिक सिस्टम। उसके बस आप फोटोज़ देखिए, फ़ोटोज़ ही आपको मार्क्स गेन करने में मदद करेंगी। उसके बस किताब के फ़ोटोज़ ही आपको देखने हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।